गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग ठीक हैं? तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? रेट ऑफ रिएक्शन जो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल के लाते हैं, यानी अभिक्रिया वेग प्रयोगात्मक विधि से, यानी वेग नियम। वेग नियम के अनुसार क्या था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता की किसी विशेष पावर n के समानुपाती होता है, जहां पर n जो है वो अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको वेग स्थिरांक k के बारे में बताया था। विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए मैंने आपको k के मात्रक बताए थे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k का मात्रक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। उसके बाद मैंने निष्कर्ष निकाल के आपको यह बताया था कि जो अभिक्रिया वेग स्थिरांक होता है उसका जो मात्रक होता है वो अभिक्रिया कोटि पर निर्भर करता है। ठीक। तो पिछले लेक्चर में मेरा अभिक्रिया कोटि का लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा n क्या होता है। ठीक है ना। आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि अभिक्रिया। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है। तो कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए अभिक्रिया कोटि का मान 0 हो, ठीक है, यानी n का मान 0 हो। तो एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जनरली माना अभिकारक R जो है उत्पाद P में बदलता है, ये रिएक्शन लेके चलते हैं। तो जब T = 0 टाइम होगा तो अभिकारक की तो सांद्रता वहां पर कुछ दिखेगी, यानी रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुई है तो अभिकारक तो होगा ही ना। माना अभिकारक कितना था? R0 था, लेकिन T = 0 टाइम पर उत्पाद तो आपको नजर आएगा नहीं, यानी उत्पाद का जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है। फिर T = T टाइम की बात करते हैं, कुछ समय के बाद, T टाइम के बाद। बहुत पहले बता चुका हूं कि अभिकारक की सांद्रता लगातार घटती है, उत्पाद की सांद्रता लगातार बढ़ती है। तो अभिकारक की सांद्रता इससे कुछ कम हो जाएगी, या नोटेशन दे दिया RT हो गई। पहले R0 थी, अब RT हो गई। लेकिन अब तो आपको उत्पाद भी नजर आएगा। ठीक है। तो उत्पाद की सांद्रता माना PT हो गई, T टाइम के बाद उत्पाद की सांद्रता। ठीक। अब वेग लिखने के, अभिक्रिया वेग लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है। एक तो डिफरेंशियल रेट लॉ जो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए, डिफरेंशियल रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट कह सकते हैं। ठीक है ना, जो हम D की मदद से लिखते थे। वो क्या होता था? वेग बराबर सांद्रता परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, यानी वेग कैपिटल R से डिनोट कर दे रहा हूं, बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज को D से दिखाते हैं, सांद्रता को स्क्वायर ब्रैकेट से, और सांद्रता किसकी? अभिकारक की। तो dr चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन अभिकारक ले रहे हैं इसीलिए यहां पर क्या यूज होगा? माइनस यूज होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 कह लिया इसको। समझ में आ रही बात? तो इसके बाद एक और नियम जो हमने सीखा वेग लिखने का, वो है रेट लॉ। ठीक है ना। वेग नियम के आधार पर एक्सपेरिमेंटली कैसे लिखते हैं, पिछले लेक्चर में इस पे बात हुई है। तो इसके अनुसार जो अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक, वो अभिकारक की सांद्रता की किसी घात के समानुपाती होता है। उस घात को हम n से लिखते हैं। ठीक। तो यहाँ पर एक वेग स्थिरांक नियतांक आ जाता है, और यहाँ पर अभिकारक यानी R। क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो n का मान क्या होगा? 0 होगा। तो R बराबर K R⁻⁴। ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। अब क्योंकि दोनों में हमने वेग ही लिखा है, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों जगह हमने वेग लिखा है, और वेग किसी अभिक्रिया का एक ही होता है, तो यानी दोनों की तुलना करेंगे तो दोनों बराबर ही आएंगे। तो 1 और 2 को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है ना। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2।
इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करने पर आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की बराबर ही है, यानी एक ही चीज है, और इधर से क्या मिल जाएगा, के आर की पावर 0, समथिंग पावर 0 1 होता है, ये आपको पता है, तो ये तो हट जाएगा। फिर dt को इस तरफ ले जाएंगे तो के dt हो गया, और इधर क्या बचेगा, माइनस ऑफ टी आर। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन है, ये तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए मैथमेटिक्स हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, जिसका साइन आपने देखा होगा इस तरह का, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक इक्वेशन आएगी, उसको नोट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन कुछ नहीं करता, सिर्फ डी को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहां पर आर बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा, के इंटू टी। सिर्फ क्या हुआ, डी हट गया इंटीग्रेशन की वजह से। ठीक है ना। अब आप देखो अभिकारक की जो सांद्रता है वो कहां से कहां बदल रही है, तो पहले थी आर नॉट, और टी टाइम पे क्या हो गई, आर टी, आर नॉट से आर टी में बदल रही है, तो इसको यहाँ पर लिमिट के फॉर्म पे लगा दिया, आर नॉट से आर टी, ये साइन यहाँ पे यूज कर दिया। समय कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से t तक, तो यहां लिमिट लगा दी 0 to t। अब इसको लिमिट के रूल से ओपन करेंगे, सिंपल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू पुट कर देंगे दोनों यहाँ पर। अपर लिमिट आर टी है तो पहले आर की जगह आर टी लिख देंगे, और लोअर लिमिट आर नॉट है तो उसे बाद में आर नॉट। ठीक है ना। ऐसे ही टी के केस में अपर लिमिट टी है और लोअर लिमिट 0 है, तो पहले टी लिख देंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद 0। ठीक, थोड़ा सा इसको और सिंपल बना लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो इसको मैंने आगे लिख लिया, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं, आर टी के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी माइनस आर नॉट। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को आप हाईलाइट कर लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा बोर्ड रब करने के बाद कि ये इक्वेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको सम अप करा देता हूं स्टार्टिंग से। ठीक, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए n का मान 0 होता है। ऐसी कोई रिएक्शन हमने ले ली, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें, ठीक है ना, टी टाइम 0 पर अभिकारक तो वहां पर आपको नजर आएगा, उत्पाद नजर नहीं आएगा, और टी टाइम के बाद अभिकारक की सांद्रता कम हो जाएगी, पहले से माना RT हो गई, उत्पाद की सांद्रता PT हो गई। उसके बाद रेट को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, डिफरेंशियल रेट और रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है ना, सांद्रता परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, किसकी, अभिकारक की, और अभिकारक की जब सांद्रता परिवर्तन लिखते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर लिया, इक्वेट करने के बाद इक्वेशन बनी, जो R की सांद्रता है वो R0 से RT में बदल रही है, आपको दिख रहा है, और जो T है वो 0 से लेकर T तक चेंज हो रहा है, तो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद लिमिट का रूल क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे बढ़ाया तो एक इक्वेशन आई जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसके बारे में अभी बात करेंगे, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इस वाली लाइन को अगर हम किसके लिए लिखें, RT के लिए लिखें, तो कैसे लिखेंगे, RT को राइट साइड ले गए, RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, इसके बारे में अभी फिर बात करेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, मैथमेटिकली निकाल के भी लाया था मैं, एक इक्वेशन आई थी RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। ठीक है, इसमें कौन क्या है उसका हम लोग थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। R0 क्या है,
अभिकारक की सांद्रता जो कि स्टार्टिंग में थी, ठीक है। RT क्या है? अभिकारक की सांद्रता जो कि T टाइम के बाद है। T क्या है? अभिकारक की सांद्रता R0 से RT होने में लगने वाला समय। और K क्या है? वेग स्थिरांक। तो सबकी नॉलेज मैंने आपको दे दी। RT अभिकारक की सांद्रता जो T टाइम के बाद है, R0 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, T जो है वो अभिकारक की सांद्रता को R0 से RT होने में लगा हुआ समय, और K क्या है? वेग स्थिरांक, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये एक सरल रेखा की इक्वेशन बन रही है, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइम बन रही है ना। तो ये सरल रेखा की समीकरण को भी क्या कर रहा है? सत्यापित कर रहा है। कौन? शून्य कोटि अभिक्रिया की जो समीकरण हमने निकाली थी, ठीक हो गया। इसके बाद ग्राफ की तरफ चलते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ बनाते हुए आपको दो ही अक्षों को ध्यान में रखना है। y अक्ष पर आप क्या लिखेंगे? सांद्रता लिखेंगे, ठीक है ना, सांद्रता। और x अक्ष पर आप क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ग्राफ बनाते वक्त स्लोप और इंटरसेप्ट यानी ढाल और y अक्ष कहां पर कट हो रहा है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक हो गया। तो अगर आप m की बात करते हो, m मतलब ढाल, तो यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो ये इंटरसेप्ट है c क्या होता है कि y अक्ष कहां पर कटेगा, ठीक हो गया। तो y अक्ष कहां कटेगा? ये पॉजिटिव है तो प्लस में कटेगा। प्लस में y अक्ष कहां होता है? ऊपर होता है, ठीक है ना। तो y अक्ष ऊपर कटेगा, और क्योंकि स्लोप जो है नेगेटिव है तो लाइन क्या आएगी? ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। तो यानी वैसे भी समझ सकते हैं t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कुछ तो अभिकारक की सांद्रता रही होगी जिसको हमने R0 से लिखा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको नजर आएगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, ठीक है ना। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए RT और T के बीच का ग्राफ ये होगा, ठीक। इसके बाद इस इक्वेशन में आप एक चीज अप्लाई कर दीजिए, स्टार्टिंग कंडीशन से अप्लाई कीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन में देखिए आप, जब क्या है RT का मान, RT यानी जो T टाइम पर सांद्रता है उसका मान 0 होगा, समझ में आ रही बात। यानी अभिकारक कुछ भी नहीं बचेगा, यानी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या आ रहा है? देखो RT इज इक्वल टू 0 माइनस KT और प्लस R0, ठीक है। इसको सॉल्व किया आगे तो KT इज इक्वल टू R0 और T इज इक्वल टू क्या आ गया? R0 बाई K। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो T होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला समय R0 बाई K होगा। यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया पूर्ण होने में समय लगता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है ना। प्रारंभिक सांद्रता जितनी थी उसी पर डिपेंड करता है और वो फिक्स होती है, समझ में आ रही बात? ठीक हो गया, इतना नोट कर लीजिए। तो अब नई हेडिंग लगा लीजिए, अर्ध आयु। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होगी? तो पहले समझ लेते हैं अर्ध आयु का मतलब क्या होता है। अर्ध आयु का मतलब है कि जो अभिक्रिया है वो 50% हो चुकी है, उसमें कितना टाइम लग रहा है। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? एक तो ऐसे समझ सकते हैं, या एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता थी उसकी आधी सांद्रता रह जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं और थोड़ा मैं लिख भी देता हूं। अभिकारक की सांद्रता
अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में, प्रारंभिक सांद्रता, यहां पर प्रारंभिक सांद्रता क्या ली थी हमने, R0 ली थी, ठीक है ना। प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगने वाला समय, आधा होने में लगने वाला समय, लगने वाला समय, ठीक है। तो हाफ लाइफ का मीनिंग ये होता है, अर्ध आयु का मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगने वाला समय, किसके लिए, अभिकारक के लिए, ठीक है ना। तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या आई थी हमारी, RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। यहां पर आपने क्या रखना है, T को T हाफ लिख देना है और जो सांद्रता है वो कितनी रह जाएगी, शुरुआत का आधा। तो शुरुआत में थी आपकी R0, उसका हो जाएगा हाफ। टाइम को कैसे डिनोट करेंगे, T हाफ से, ठीक है ना, प्लस R0। तो हमें ढूंढना क्या है, T हाफ की वैल्यू ढूंढनी है। तो इन सबको एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। K इंटू T हाफ इज इक्वल टू R0 माइनस R0 बाई 2। तो थोड़ा सा इसको और सही किया, तो इसको सॉल्व करके लाए तो R0 बाई 2 आ जाएगा और यहां से आया KT इंटू हाफ यानी T हाफ, ठीक है। तो T हाफ मतलब अर्ध आयु, तो T हाफ इज इक्वल टू R0 बाई 2K। तो ये जो मैंने आपको मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल के दी है, इससे आपको हमेशा क्या मिलेगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अर्ध आयु जो शून्य कोटि अभिक्रिया की होती है वो प्रारंभिक सांद्रता के हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अर्ध कोटि अभिक्रिया का मान जो है वो R0 बाई 2K आता है, ठीक। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उदाहरण। शून्य कोटि अभिक्रिया के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। नंबर 1, तो जनरली आप जो भी रिएक्शन फोटोकेमिकल देखते हैं जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है वो शून्य कोटि अभिक्रिया में आती है, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन में क्लोरीन का एडिशन, ये होता है तो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और क्या बनता है, HCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी किस में आ जाती है, शून्य कोटि अभिक्रिया में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, विखंडन के कुछ एग्जांपल हैं, ठीक। विखंडन के एग्जांपल, अमोनिया का विखंडन किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ठीक है। HI का विखंडन ले लेते हैं, तो कुछ आपको एग्जांपल्स भी याद होने चाहिए। HI का विखंडन किसमें, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कभी विखंडन होता है तो किसी सरफेस पर होता है, ठीक है ना, किसी सरफेस पर होता है। अमोनिया का विखंडन गोल्ड की सरफेस पर होता है और HI का जो विखंडन होता है वो प्लेटिनम की सरफेस पर, ठीक। तो लगभग शून्य कोटि अभिक्रिया की मैंने बातें आपको बता दी हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बात होगी, समरी होगी, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपको बताऊंगा। तब तक आप इतना रेडी रखिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट।